हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि जो 2012 में रीट लेवल 2 में साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे उनके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो आपको क्वेश्चन दिया गया है पहला, रेशेदार मूल का उदाहरण कौन सा है? फाइबर्स रूट कौन सी होती है? तो रूट कितनी तरह की होती हैं? दो तरह की होती हैं। एक होती है मूसला जड़ और एक होती है रेशेदार जड़। रेशेदार जड़, इसको अपस्थानिक जड़ भी कहा जाता है। जो मूसला जड़ होती है इनमें एक मेन जड़ होती है, यानी बीच में एक मेन जड़ हो गई मोटी, और इससे अनेक छोटी छोटी शाखाएं निकली होती हैं जड़ों के रूप में। तो ये क्या होती है? आपकी मूसला जड़ होती है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आपका सरसों, गाजर, मूली, चना, ये इसके एग्जाम्पल है। इनमें कौन सी जड़ पाई जाती है? मूसला जड़ पाई जाती है। जो रेशेदार जड़ होती है ये गुच्छों के रूप में पाई जाती है, यानी इसमें गुच्छे जैसी जड़ होती है, मेन जड़ नहीं होती, इनमें गुच्छे जैसी जड़ होती है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आपके घास है, गेहूँ है, मक्का है, केला है, इनमें कौन सी जड़ पाई जाती है? रेशेदार जड़ पाई जाती है। तो रेशेदार जड़ का उदाहरण पूछा गया है तो कौन सा होगा? मक्का इसका आंसर हो जाएगा। सरसों, चना, गाजर, ये कौन सी जड़ के उदाहरण है? आपकी मूसला जड़ के उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला है संक्रामक रोग हैजा होने का कारण क्या है? संक्रामक रोग हैजा होने का कारण क्या है? संक्रामक रोग होते कौन से हैं? वे रोग होते हैं जो रोगी से स्वस्थ व्यक्ति में फैल जाएं या दूषित पानी से भी फैल सकते हैं। तो वो कौन से होते हैं? संक्रामक रोग होते हैं जो एक दूसरे में फैल जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, हैजा, छोटी माता, तपेदिक, ये किसके एग्जाम्पल है? संक्रामक रोग के एग्जाम्पल है। तो जो हैजा है ये एक संक्रामक रोग है। ये किसके द्वारा होता है? जीवाणुजनित रोग है, एक जीवाणु जनित रोग है। जो इसके रोग कारक का नाम पूछा गया है मेनली यहाँ पर, तो विब्रियो कोलेरी इसका आंसर होगा। जो विब्रियो कोलेरी रोग कारक है, ये जीवाणु है, ये किसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है? कौन से अंगों को? तो ये आंतों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। इसमें दे रखा है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी, तो ये किसका रोग कारक है? टिटेनस का। टिटेनस का रोग कारक कौन सा होगा? क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, ये किसका है? कुष्ठ रोग होता है ना, कुष्ठ रोग, ये इसका रोग कारक है, कुष्ठ रोग का। और माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये किसका है? टीबी का। टीबी या तपेदिक रोग है, ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसका रोग कारक है। तो आपको हैजा का रोग कारक पूछा गया था तो विब्रियो कोलेरी इसका आंसर होगा। ये और भी आपको ध्यान में रखने, एग्जाम में कोई सा भी पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, कुछ जीव जंतु पेड़ पौधे एवं जंतुओं को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। कुछ जीव जंतु हैं वो पेड़ पौधे और जंतु दोनों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो सिर्फ पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं, उनको क्या बोला जाता है? शाकाहारी कहा जाता है, जो केवल पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं। और जो जंतुओं से भोजन प्राप्त करते हैं यानी मांस वगैरह खाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? मांसाहारी बोलते हैं। और जो पेड़ पौधे और जंतु दोनों से भोजन ग्रहण करते हैं, दोनों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सर्वाहारी कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो मनुष्य कैसा प्राणी है? एक सर्वाहारी प्राणी है। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन नामक औषधि प्राप्त की जाती है। पेनिसिलिन नामक औषधि है, ये किससे प्राप्त की जाती है? तो पेनिसिलिन है, ये एंटीबायोटिक है एक। ये किससे प्राप्त की जाती है? कवक से प्राप्त की जाती है। ये एक एंटीबायोटिक है जो कवक से प्राप्त की जाती है, तो कवक से इसका आंसर होगा। पेनिसिलिन की खोज की बात करें तो ये किसके द्वारा की गई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1928 में पेनिसिलिन नामक औषधि की खोज की गई थी। तो ये भी ध्यान में रखना है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में बहुत बार। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? अगला क्वेश्चन है, मेंढक के लार्वा का वयस्क में रूपांतरण। मेंढक का क्या है? लार्वा, छोटा, जिसको टेडपोल कहा जाता है, तो ये किस में चेंज हो रहा है? वयस्क मेंढक में। तो इसको क्या बोला गया है? कायांतरण। इसको कायांतरण कहते हैं। तो इसका नियमन है वो किसके द्वारा होता है? ये पूछा गया है। तो ये कायांतरण कब हो पाएगा? जब पानी में आयोडीन की मात्रा होगी। आयोडीन की मात्रा है ये इनकी ग्रोथ करने में मदद करती है। तो आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा होता है? आपका थायरोक्सिन हार्मोन, जो कि किसके द्वारा स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। तो आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन हार्मोन है, इसके द्वारा कायांतरण का नियमन होता है।
अगला क्वेश्चन है, समुद्र की तलहटी में भारी मात्रा में जमा ईंधन को क्या कहा जाता है। समुद्र की तलहटी है, उसमें जो भारी मात्रा में ईंधन जमा होता है उसको क्या बोलते हैं, क्लेथरेट कहते हैं। ये क्या होता है, एक बर्फ के समान पारदर्शी पदार्थ होता है जो जल के अणुओं के बीच फंसी हुई एक मीथेन गैस ही होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्लेथरेट कहते हैं। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु 50 डिग्री कोण पर रखे गए 50 डिग्री के कोण पर दो समतल दर्पण रखे गए हैं, उनके बीच रखी गई है। समतल दर्पण में वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे, जो प्रतिबिंब बनते हैं उनकी संख्या पूछी गई है। कोई भी समतल शीशा है, उसके एक साइड अगर AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का जब लेप कर दिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, समतल दर्पण कहा जाता है। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंबों की संख्या है वो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, n बराबर 360/थीटा। n क्या है, प्रतिबिंबों की संख्या जो आपको ज्ञात करनी है, और 360/थीटा यानी कितने डिग्री कोण के बीच में रखी गई है। तो यहाँ पर थीटा का मान आपको कितना दे रखा है, 50 डिग्री। तो कैसे निकालेंगे, 360/थीटा का मान 50 डिग्री है, तो यहाँ काटेंगे तो कितना आएगा, 7.2। तो यहाँ पर पॉइंट में आ रहा है तो 5 से कम है तो इसको क्या लिखेंगे, 7 लिख देंगे। तो आपको प्रतिबिंबों की संख्या कितनी प्राप्त हो गई, यहाँ पर 7 प्राप्त हो गई, तो 7 आपका आंसर होगा। यहाँ पर ये विषम संख्या दे रखी है, तो विषम संख्या आने पर आपका आंसर वही होगा। जब सम पूर्णांक यानी सम संख्या आ जाती है, आपको यदि 8 प्राप्त होगी, प्रतिबिंबों की संख्या कितनी प्राप्त होगी, 8 प्राप्त होगी। ये कैसी है, एक सम संख्या है, तो सम संख्या आने पर इसमें से एक आप घटा देंगे तो आपको आंसर प्राप्त होगा, यानी 7 आपके प्रतिबिंबों की संख्या होगी। विषम संख्या आने पर वही आंसर रखना है, सम संख्या आने पर आपको -1 करना है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, प्रतिबिंबों की संख्या निकालने का फॉर्मूला 360/थीटा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 27 किलोग्राम भार तुल्य होता है। 27 किलोग्राम भार है वो किसके तुल्य होता है। तो भार क्या होता है, पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया एक तरह का बल ही होता है। तो बल का फॉर्मूला क्या होता है, बल F बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। तो भार भी क्या है, एक तरह का बल है, तो भार का फॉर्मूला क्या होगा, W बराबर M द्रव्यमान गुणा, यहाँ त्वरण की जगह गुरुत्वीय त्वरण आ जाएगा, तो G, M फॉर्मूला क्या हो गया, W बराबर M गुणा G। G का मान कितना होता है, 9.81 मीटर पर सेकंड। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इससे आप भार का मान कैसे निकालेंगे, W बराबर कितना हो जाएगा, द्रव्यमान कितना दे रखा आपको, 27 किलोग्राम, तो 27 इंटू कितना होगा, 9.81। तो 9.8 को 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर कितना होगा, 264.6 न्यूटन इसका भार है वो आ जाएगा, 264.6 न्यूटन। तो न्यूटन में आएगा ये भार, आपको ध्यान में रखना है। तो 27 किलोग्राम भार किसके तुल्य हो गया, 264.6 न्यूटन के तुल्य। अगला क्वेश्चन दे रखा है, डैश से अधिक प्रबलता का शोर मानव शरीर के लिए कष्टदायक होता है। कौन सी कितने डेसिबल की ध्वनि है वो मानव शरीर के लिए कष्टदायक होगी। तो प्रबलता या इसको क्या बोलते हैं, तीव्रता भी बोलते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, डेसिबल होता है। प्रबलता या ध्वनि की जो तीव्रता होती है उसका ऐसा ही मात्रक, ये ध्यान में रखना आपको, डेसिबल होता है। जो सामान्य बातचीत होती है तो उसमें कितनी ध्वनि की तीव्रता होती है, 30 से 60 डेसिबल ध्वनि जब सामान्य बातचीत होती है तब होती है। अगर 80 डेसिबल या आपको 85 डेसिबल भी मिल जाए तो उससे अधिक ध्वनि को क्या बोलते हैं, शोर बोलते हैं। तो 85 डेसिबल से अधिक ध्वनि के लगातार संपर्क में कोई व्यक्ति रहता है तो उसके शरीर पर उसके विपरीत प्रभाव पड़ने लग जाते हैं, व्यक्ति को कम सुनाई देने लग जाता है। तो मानव शरीर के लिए कौन सी कष्टदायी होगी, जो 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि है वो कष्टदायी होती है। अगला क्वेश्चन है, ठोस पदार्थों का वह गुण जिसमें ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं। ठोस से किसमें परिवर्तित हो रहा है, गैस अवस्था में, सीधा गैस अवस्था में परिवर्तित हो रहा है, तो उस क्रिया को या उस बिंदु को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ठोस से गैस में चेंज हो, ठोस से द्रव्य अवस्था में चेंज होता तो उसको क्या बोलते हैं, गलनांक बोलते हैं। और द्रव्य से गैस में चेंज होता उसको क्या बोलते हैं, क्वथनांक बोलते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया ठोस से सीधा गैस अवस्था में चेंज हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें, कपूर, नेफ्थलीन
और जो नौसादर अमोनियम क्लोराइड होता है, तो ये किसके एग्जाम्पल है? ऊर्ध्वपातन के एग्जाम्पल है। 2011 के पेपर में ये ऊर्ध्वपातन के एग्जाम्पल पूछे गए और यहाँ पर ये डेफिनेशन पूछ ली। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? कौन सा ग्रह है जिसके प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? तो ऐसे 2 ग्रह हैं जिनके प्राकृतिक उपग्रह कोई भी उपग्रह नहीं है। कौन से? बुध और शुक्र। बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है। तो आपको ऑप्शन में क्या दे रखा है? शुक्र दे रखा है, तो शुक्र इसका आंसर हो जाएगा। सबसे बड़े ग्रह की बात करें तो वो कौन सा है? बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। और मंगल ग्रह, इसके 2 उपग्रह हैं। कौन से? डिमोस और फेबोस। और पृथ्वी का एक उपग्रह है, कौन सा? चंद्रमा। ये भी आपको ध्यान में रखना है, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह। सबसे ज़्यादा उपग्रह कौन से ग्रह के हैं? तो वो शनि के हैं। सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि ग्रह के हैं। अगला क्वेश्चन, लेजर की खोज किसके द्वारा की गई थी? लेजर किरणें होती है, इसकी खोज है वो किसके द्वारा की गई? तो लेजर क्या होती है? एक उच्च ऊर्जा युक्त एक वर्णी प्रकाश तरंगे होती हैं एक तरह की। तो इसकी खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? थियोडोर मेमेन के द्वारा की गई थी। डब्ल्यू के रोंजन के द्वारा किसकी खोज की गई थी? एक्सरे किरणों की। एक्सरे किरणों की खोज डब्ल्यू के रोंजन के द्वारा की गई थी। गॉडफ्रे फाउंडफील्ड के द्वारा किसकी खोज की गई थी? इसमें एक्सरे किरणें और कंप्यूटर का यूज लेकर इन्होंने सीटी स्कैन की खोज की थी। सीटी स्कैन की खोज की गई थी। और एल्बर्ट आइंस्टीन है, इनके द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया था। तो ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे की ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है? कौन सी धातु है जो द्रव्य अवस्था में पाई जाती है कमरे के ताप पर? सामान्यतः धातु किस अवस्था में होती है? सॉलिड स्टेट में होती है। लेकिन एकमात्र धातु है जो द्रव्य अवस्था में पाई जाती है, वह कौन सी है? मरकरी। इसका सिंबल क्या है? Hg। तो मरकरी धातु है। इसके यूज की बात करें तो इसको किस में काम में लेते हैं? थर्मामीटर होते हैं, उसमें कौन सी धातु भरी जाती है? मरकरी धातु होती है। और अगर आपको एग्जाम में पूछे, यहाँ पर तो धातु दे रखा है जो कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में, अगर अधातु आ जाए, ऐसी कौन सी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है? तो वो कौन सी होगी? ब्रोमीन। ब्रोमीन अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण कौन सा है? थर्मोसेटिंग, एक होता है थर्मोप्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक कौन से होते हैं? जिनको एक आकार में ढाल दिया तो इनको गर्म करके हम वापस यानी दूसरे आकार में भी ढाल सकते हैं। इनको पिघलाकर दूसरे आकार में भी ढाल सकते हैं। इनके एग्जाम्पल की बात करें तो पॉलीथीन, पीवीसी और पीईटी, ये किसके एग्जाम्पल हैं? थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं। और एक होती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को आप कैसे याद रखेंगे? कौन सी थर्मोसेटिंग होती है, कौन सी थर्मोप्लास्टिक होगी? तो कैसे याद रखेंगे? एक को याद रख लो कि सेटिंग है वो एक ही बार होती है। मैंने तो ऐसे ही याद कर रखा है, आप ही याद कर सकते हैं इस ट्रिक से कि सेटिंग है वो एक ही बार होती है। यानी इसमें कौन से आएंगे? वे प्लास्टिक आते हैं जिनको एक निश्चित आकृति दे दी, इनको पिघलाकर वापस दूसरी आकृति में नहीं डाला जा सकता। इनके एग्जाम्पल की बात करें तो मेलामाइन और बेकेलाइट, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मेलामाइन आपको दे रखा है, एक एग्जाम्पल कौन सा है? बेकेलाइट, ये भी थर्मोसेटिंग का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन, कपास का बहुलक है। कपास का बहुलक कौन सा है? कपास है ये एक प्राकृतिक बहुलक होता है। प्राकृतिक बहुलक कौन से होते हैं? जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। तो ये प्राकृतिक बहुलक है जो किससे बना होता है? सेलुलोज से बना होता है। तो कपास का बहुलक क्या हो गया? सेलुलोज। सेलुलोज क्या होता है? एक पॉलीसेकेराइड है जो मोनोसेकेराइड, ग्लूकोज की जो मोनोसेकेराइड इकाइयाँ होती हैं उनसे मिलकर बना होता है। तो कपास का बहुलक कौन सा होगा? सेलुलोज। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पौधागृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी मानी जाती है? तो पौधागृह प्रभाव के लिए कौन सी गैस होगी? वायुमंडल में जो CO2, CFC, मीथेन, ये गैसें कौन सी होती हैं? इनको क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसें बोलती हैं। जब इनकी संख्या बढ़ने लगती है तो वायुमंडल का टेम्परेचर है वो भी बढ़ने लग जाता है, उसको क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो पौधागृह प्रभाव के लिए जो सबसे ज़्यादा उत्तरदायी गैस मानी जाती है वो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 इसका आंसर होगा।
अगले क्वेश्चन की बात करें, परमाणु की किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात की जाती है। परमाणु की कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो उसको किससे ज्ञात करते हैं, 2n² द्वारा, 2n²। जैसे कोई कक्षा n किसको बता रहा है, यहाँ पर कोष की संख्या, कोष या कक्षा को बता रहा है। जैसे आप कक्षा है K L M N, तो यहाँ पर n का मान कितना है, K के लिए 1, L के लिए 2, M के लिए 3, इस प्रकार हो जाएगा। तो कोष की संख्या आप दूसरे कोष के लिए निकालें कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो कौन फॉर्मूला क्या है, 2n²। तो n का मान L के लिए कितना दे रखा है, 2, तो 2 × 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 × 4, यानी 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे कोष या कक्षा में भरे जाएंगे। तो आप किस फॉर्मूले के द्वारा निकालेंगे, 2n² के द्वारा। अगला क्वेश्चन, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या इतनी दे रखी है आपको, तो इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पूछी गई है। कोई भी तत्व है उसको कैसे दर्शाएंगे, ये कोई अक्ष तत्व है, यहाँ पर क्या लिखा जाता है, परमाणु क्रमांक लिखा जाता है, और यहाँ द्रव्यमान संख्या ए लिखी जाती है। परमाणु क्रमांक आपको कितना दे रखा है, 98 दे रखा है, और द्रव्यमान संख्या कितनी दे रखी है, 251 दे रखी है। तो आपको क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पूछी गई है। तो जो परमाणु प्रोटॉन की संख्या होती है वो किसके बराबर होती है, प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक की संख्या के बराबर होती है। और जो न्यूट्रल एटम होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो भी किसके बराबर होगी, परमाणु क्रमांक के बराबर होगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी, न्यूट्रल एटम दे रखा है, यहाँ पर चार्ज की कोई बात नहीं की गई है, तो न्यूट्रल एटम है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर होगी, परमाणु क्रमांक के बराबर होगी, तो कितनी आ जाएगी, 98। और प्रोटॉन की संख्या है वो किसके बराबर होती है, परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, तो ये भी कितनी आ जाएगी, 98। और जो न्यूट्रॉन की संख्या है उसको कैसे निकालेंगे, तो आपको क्या दे रखा है, ए का मान, यानी न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, A - Z, यानी द्रव्यमान संख्या में से आप क्या घटाएंगे, परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन की संख्या, ये तो सेम ही होती है, तो ये घटाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, न्यूट्रॉन की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो कैसे निकालेंगे, 251 - 98, तो आपको कितना प्राप्त होगा, 153 प्राप्त होगा, जो किसका मान आ गया, न्यूट्रॉन की संख्या का मान आ गया। तो आपको ऑप्शन में दे रखा है 98, 98, 153, तो ये होगी इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये प्रोटॉन की संख्या और ये न्यूट्रॉन की संख्या, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर ये आपको डिटेल से पढ़ने हैं तो आप हमारे जो पहले वीडियो बने हुए हैं उनसे आप पढ़ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, फिल्म एवं नाटक के मंच पर कृत्रिम धुआं अथवा बादल दर्शाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है, यानी किसका उपयोग किया जाता है। जो फिल्म वगैरह बनाते हैं तो जो मंच पर धुआं वगैरह छोड़ा जाता है या बादल दर्शाए जाते हैं तो उसमें कौन सी गैस होती है, द्रव्य नाइट्रोजन, यानी लिक्विड गैस के बादल बने होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा उत्पाद सड़क बनाने के काम में लिया जाता है। कौन सा उत्पाद है जो सड़क बनाने के काम में आता है। जो पेट्रोलियम होता है उसका उत्पाद होता है कौन सा, बिटुमेन। बिटुमेन पेट्रोलियम का उत्पाद होता है जिसको सड़क बनाने के काम में लेते हैं, तो बिटुमेन इसका आंसर हो जाएगा।